नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी की प्रैक्टिस हम करेंगे। प्रश्नों से ज़्यादा उनके जो है कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और उनका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं। तो हम हर एक पॉइंट को टच करते हुए और पॉइंट के अलावा भी जो फैक्ट होंगे तो उनको बताते हुए चलेंगे। तो आप लोग सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि अब जो है आप सिर्फ सुन कर के नहीं जा सकते हैं। आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके अपने अकॉर्डिंग आपके खुद के तैयार होने ही चाहिए। नोट्स तैयार करके आप लर्न भी अच्छा करेंगे, जल्दी लर्न करेंगे और आपका माइंड फुली फोकस्ड रहेगा। जब आप बोलते हैं, कोई चीज़ बोल के पढ़ते हैं और लिख कर के पढ़ते हैं तो आपका माइंड 100% काम करता है। इन दोनों तरीक़ों के अलावा सिर्फ आप अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर 0.5% भी अगर फोकस है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर माइंड फोकस्ड कम होता है। तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठें, आंसर देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए आप लोग। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत छोटी छोटी हैं, पर ये बहुत कारगर है, बहुत ही रामबाण की तरह काम करती हैं। तो इसलिए आपको कोई भी बताए, मैं बताऊं या कोई और भी बताए, कोई टेक्निक बताता है तो उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि वो सुनने में छोटी लगती हैं पर काम वो बहुत बड़ा करती हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, डेली प्रैक्टिस की भी और कोर्स वीडियोज़ की भी और NCERT के क्वेश्चंस हैं उनके भी। प्लस वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तभी आपको PDF फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम पे मिल सकेंगे। क्योंकि मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ कोर्स वीडियोस की, उनके नोट्स में PDF फॉर्म में टेलीग्राम में डालती रहती हूँ। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से नोट्स जो है अवेल कर सकते हैं। चलिए, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन वही घूम फिर के आएंगे। हमारा ध्यान होगा कि हम एक्सप्लेनेशन कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपको समझा सकते हैं और कितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, कितना ज़्यादा आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप निश्चित ही क्वेश्चन किसी भी तरह का हो उसको राइट करके आएंगे। तो देखते हैं, हमारा जो है उद्देश्य होता है यही कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखते हैं, तो ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस में दिया है, या 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में दिया है, या द रिपब्लिक में दिया है, या ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में दिया है। किस में दिया है? तो ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस में दिया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जबकि जो बी है, जबकि 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक है, जॉन लॉक की बुक है, जिसका इसके 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। पहला खंड जो है रॉबर्ट फिल्मर के राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडन करता है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करता है, और इसी में संविदा संबंधी सिद्धांत अपना जॉन लॉक देते हैं दूसरे खंड में ही। अब हम द रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। द रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है और इसी पुस्तक से इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी। प्लेटो को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसी पुस्तक से मिली थी। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो ये लास्की द्वारा दी गई पुस्तक है, या लास्की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लास्की को जो है लोक कल्याणकारी राज्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ आपका सही हो रहा है। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है? बेंथम, चेस मिल, हाफ्स और जेम्स प्रथम। तो आप सभी को पता है कि बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं, और ये मिल हैं, ये भी उपयोगितावादी हैं। हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। और अगर हम बात करें जेम्स प्रथम, तो यही जो हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के जनक, अगर हम कहें जनक की बात करें, तो रॉबर्ट फिल्मर हैं,
अभी अभी हमने ऊपर बात की है, फिर भी आप इसको बार बार सुने ताकि आपको सब बिल्कुल ज़बान पर रट जाए। और जेम्स प्रथम क्या है? समर्थक हैं। तो यहाँ समर्थक पूछ रहा है, जेम्स प्रथम इसके समर्थक हैं। रॉबर्ट फिल्मर क्या है? जनक हैं। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, जो राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके राज्य की जो उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर के द्वारा हुई है और धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक है, जिसके अनुसार राज्य की अवज्ञा के दोष राज्य की आज्ञा पालन से बड़े हैं। तो अगर मतलब राज्य की अवज्ञा की जाती है तो इसके बहुत ज़्यादा दोष हैं, जबकि आज्ञा पालन जो है तो अच्छा है कि आज्ञा पालन कर लें, लेकिन अवज्ञा करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा दोष हैं या अवगुण उसके बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उसका रिजल्ट जो है ख़राब ही आता है। और जेस मिल भी उपयोगितावादी हैं, पर जेस मिल का क्या है कि राज्य को कल्याणकारी उदारवाद की ओर मोड़ते हैं। ये जो जेस मिल महोदय हैं तो उपयोगितावादी, पर राज्य को कल्याणकारी उदारवाद की ओर मोड़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं इसमें दी गई हैं। और हॉब्स क्या है? निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। और लेवियाथन जो है, लेवियाथन या लिवायथन जो भी आप पढ़ लें, लेवियाथन इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि फ्रांस में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1651 में लिखी गई थी, जब इंग्लैंड में क्रांतियाँ चल रही थी। उस समय ये मतलब डर के मारे जो है कहाँ चले गए थे? फ्रांस में चले गए थे, फ्रांस में जाकर के शरण ली थी। और इनका एक बहुत फेमस कथन है कि मैं और मेरा डर एक साथ पैदा हुए थे, या एक और है कि मेरी माँ ने उस रात 2 जुड़वा बच्चों को जो है जन्म दिया था, मैं और मेरा डर। तो ये सब इनकी बातें हैं कुछ जो बहुत ही बार बार एग्ज़ाम में रिपीट की जाती हैं। जेएस मिल ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने अपनी जो है स्वतंत्रता संबंधी विचारों का दिया है। और ये नकारात्मक स्वतंत्रता के या स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। और ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत ही इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है। जब ये सांसद थे तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और बेंथम क्या है? बेंथम ने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का जो है सूत्र दिया। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस सूत्र को इन्होंने दिया है। और ये कहते हैं कि मेरा ये सूत्र या मेरा ये सिद्धांत प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा सफल है, क्योंकि प्रजातंत्र में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात को जो है ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? जेम्स प्रथम, डी, क्योंकि यहाँ समर्थक की बात हो रही है राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत की। तो जेम्स प्रथम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी पॉइंट को टच करते हुए चलेंगे जितना हो सकेगा, और अधिक फैक्ट यहाँ वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, एग्ज़ाम आपके पास है। बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, बिल्कुल भी आराम में अब रहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य और सरकार के अध्ययन से, संगठनों और समूहों के अध्ययन से, विचारधाराओं के अध्ययन से, संस्थाओं के अध्ययन से। किससे संबंधित है? तो संगठनीय समूहों के अध्ययन जो है व्यवहारवादी उपागम है। अगर हम बात करें तो राजनीति का परंपरागत विचार किससे संबंधित है? तो जो राजनीति का परंपरागत विचार है वो राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित है। राज्य और सरकार के अध्ययन से ही ये संबंधित है। जबकि जो ये संगठन और समूहों का अध्ययन है ये क्या है? व्यवहारवादी। ये तो इधर हो गया परंपरागत विचार, है ना? ये व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। और ये राज्य और सरकार का अध्ययन परंपरागत उपागम से संबंधित है। ठीक है। और संस्थाओं का अध्ययन की हम बात करें तो ये जो है संस्थागत उपागम से संबंधित है, जिसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। संस्थागत उपागम से संबंधित है। ठीक है। और विचारधाराओं का अध्ययन भी, यानी कि विचारों का, लोगों के व्यवहार का, विचारों का अध्ययन भी व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे जो हैं राजनीति के अलग अलग उपागम हैं। तो जिस अलग अलग उपागम में अलग अलग क्षेत्रों में जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सारी चीज़ें आपकी अपनी नोट्स होनी चाहिए। हर एक नोट जितना मैं बोल रही हूँ उसको नोट्स बनाते रहिए और उनका रिवीजन पक्का करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा टाइम, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे रिवीजन को दीजिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे रिवीजन को दीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आप एग्ज़ाम में जो है परफेक्शन के साथ आप क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी अब जो है टाइट हो जानी चाहिए। स्ट्रेटजी पर आप अब काम करना शुरू कर दीजिए। अब यूं ही लबड़ दबड़ काम पे चलेगा नहीं आपका काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजनीति की विषय सामग्री है, कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित में यह किसका विचार है? डेविड ईस्टन का है, लासवेल का है, लास्की का है या मैकाइवर का है? सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने एक बार नहीं कई बार बताया है, लेकिन हम फिर भी आपको बार बार बताएंगे। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कीजिए, अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये किसका कहा गया है कि ये किसने ये चीज़ कही है? तो ये जो है लासवेल ने कही है। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये इनकी जो है एक लेख है, पुस्तक है, उसमें लिखते हैं पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इसमें जो है इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ लिखते हैं कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। ये सारी बातें इसी में ये बताते हैं। राजनीति का अध्ययन प्रभाव तथा प्रभावशाली का अध्ययन है, ऐसा भी ये बताते हैं इसी में। और राजनीति का विज्ञान जो है स्थितियों का वर्णन करता है। राजनीति का दर्शन वरीयताओं का औचित्य प्रदर्शित करता है। ये सारी बातें जो है इन्होंने दी हैं। और लास्की, अगर हम लास्की की बात करें तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, अभी अभी हमने देखी थी। आप रिवीजन लेते रहिए। अब ये जो है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य के पूर्व सूचक ग्रीन महोदय माने जाते हैं। ये सभी आप नोट्स करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो नोट्स करेंगे, और पता है तो रिवीजन लेकर के छोड़ देंगे। मैकाइवर क्या है? बहुलवादी हैं। मैकाइवर ये बहुलवादी हैं, और लास्की भी बहुलवादी हैं, मैकाइवर भी बहुलवादी हैं। और इनका मानना है कि जो है सत्ता एक जगह केंद्रीकृत नहीं है। सत्ता जो है समाज के सभी समूहों में, संगठनों में बटी हुई होनी चाहिए, यानी कि सभी के पास शक्ति होनी चाहिए। एक जगह केंद्रीकरण सत्ता का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया हमने, यस ऑप्शन दे दिया है। और चलिए, डेविड ईस्टन का आगत निर्गत से संबंधित हैं ये, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम ऐतिहासिक उपागम है या दार्शनिक उपागम है या कानूनी है या संस्थागत है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो दार्शनिक उपागम है राजनीति शास्त्र का प्राचीनतम उपागम है। और इसके अगर हम जन्मदाता कौन है, यानी कि जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, तो प्लेटो महोदय माने जाते हैं। प्लेटो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि दार्शनिक राजनीति शास्त्र के जनक भी कौन है? प्लेटो महोदय हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? बोदा, ऑस्टिन, हॉब्स या रूसो? कौन है यहाँ पर? तो जो लोक प्रभुसत्ता है इसके प्रतिपादक कौन है? रूसो महोदय हैं। रूसो ने जो है पहली बार अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है क्या किया कि संप्रभुता को संपूर्ण जनता में अवस्थित किया, और इस प्रकार वह लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांतकार बन गए। तो इन्होंने जो है जनता में पहली बार इन्होंने क्या किया था कि जनता में संप्रभुता को अवस्थित किया था, और इसी प्रकार ये लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतकार बन जाते हैं। तो ये रूसो महोदय हैं। कौन से? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने जो है लोकप्रिय संप्रभुता को जो है जनता में अवस्थित किया था, ठीक है। आगे देखेंगे जो बोधा है, बोधा ने संप्रभुता की जो है अवधारणा सबसे पहली बार इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा दी थी
पहली बार कौन देता है? बोदा महोदय ही देते हैं, या बोर्डिन जिसको बोलते हैं। अवधारणा इन्होंने पहली बार दी थी 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक में दिया था इन्होंने। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक का नाम है। मैंने बोल दिया है, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, इसमें ये इनकी बुक है। इसी में इन्होंने पहली बार संप्रभुता संबंधी अवधारणा को प्रतिपादित किया था। और अगर हम इसके बाद बात करें, हॉब्स ने इसे दैवी और प्राकृतिक परंपरागत बंधनों से मुक्त करते हुए क्या किया था कि इस धारणा को स्पष्ट किया था। तो हॉब्स ने क्या किया था, इसके आगे इसको जो हॉब्स ने आगे बढ़ाया था, कैसे बढ़ाया था? दैवी और प्राकृतिक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप बिल्कुल जो है इसको ध्यान से देखते हुए चलिए। दैवी एवं प्राकृतिक जो जितने भी परंपरागत बंधन थे, इन सब से मुक्त करा दिया था, यानी कि इन सब बंधनों के ऊपर कर दिया था अपने संप्रभु को, और इसको और ज़्यादा स्पष्ट किया था। इसके बाद जो है ऑस्टिन महोदय ने क्या किया कि इस पर और ज़्यादा कार्य किया और इसको चरम सीमा तक लेकर जाते हैं। और ऑस्टिन के चिंतन में संप्रभु, निरपेक्ष, अदम्य, अखंड, अहस्तांतरणीय, अखंड, अविभाज्य, ये सब चीज़ें इनको बताया है, यानी कि उसको पूरा एक विराट रूप दिया है। और ये बताते हैं कि ये निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, अखंड है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, अदेय है, यानी कि दिया नहीं जा सकता है ना, और अहस्तांतरणीय है, अविभाज्य है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। कभी ये भी आता है, ये आ जाएगा और एक कुछ अलग दे देंगे और कहेंगे सेग्रीगेट करो, है ना, अविभाज्य। ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं ऑस्टिन के संप्रभु की। ठीक है, निरपेक्ष, अखंड, अदेय, अहस्तांतरणीय, अविभाज्य, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो ऑस्टिन अगर हम देखें तो ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया, और इसीलिए जो है ये कानूनी एकलवादी, इन सब जो ये प्रभुसत्ता है, इसके जनक ऑस्टिन महोदय जो है संप्रभु हैं। एकलवादी प्रभुसत्ता, ये सब जो है ऑस्टिन महोदय इसके जनक माने जाते हैं। आई थिंक हमने सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं, देख लिए हैं। आगे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर रूसो होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? कौन राज्य नहीं है? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उससे ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन और जो कॉन्सेप्ट पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो क्लियरेंस पर फोकस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। आप स्पीड पे डाल लें, वो ठीक है, स्पीड पे डाल लें। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आपने कई बार पढ़ रखा है, तो फटाफट चीज़ों को ग्रैप्स करते चले जाएंगे। लेकिन स्किप करेंगे तो अभी एक एक वर्ड गोल्डन वर्ड है। जो भी वीडियो आप देखते हैं, इस समय जो है टीचर अपना फुल फोकस देते हैं कि नहीं, हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दें, अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दें। तो इस समय जो है वीडियो स्किप करके देखना जो है बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जितना वो लिखा नहीं होता उससे ज़्यादा वो बोल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान देने वाली हैं, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है? राज्य क्या होता है? पहले राज्य की हम बातें देख लेते हैं कि राज्य किसे बोलते हैं। तो अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के जो है 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को प्राण तत्व कहा गया है। सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, देखते रहिए, नोट करते रहिए, आपके लिए जो भी नया है। संप्रभुता को प्राण तत्व कहा गया है, और ये 4 चीज़ें जो हैं आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें जो है कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो देखिए, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, इराक है। तो यहाँ पर क्या है? नेपाल, भूटान और इराक, ये सभी पूर्ण राज्य हैं, यानी कि इनके पास चारों तत्व हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये सभी हैं। और इसमें क्या है, जो ये तिब्बत है, तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त शासी प्रांत के रूप में माना जाता है, यानी कि ये तिब्बत का एक अंग है और स्वायत्त शासी प्रांत है। यद्यपि तिब्बती लोग अपनी स्वतंत्रता तथा उपरोक्त राजनीतिक संघर्ष जो है, ये राजनीतिक संघर्ष 1950 से ही चलाए हुए हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब निकलता नहीं। ये तिब्बत के एक स्वायत्त शासी जो है राज्य के रूप में
प्रांत के रूप में माना जाता है। तो यह तिब्बत जो है राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए क्या होना चाहिए, चारों चीज़ें होनी चाहिए, जबकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। ये तिब्बत का एक प्रांत है जो स्वायत्त शासी है। तो ये तिब्बत यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसपास के जो हैं आपके जो देशों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है। यहाँ प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात हो रही है और कौन सा नहीं है इसकी बात हो रही है। तो कल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, क्रांतिकारी परिवर्तन। तो समाजवादी जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसका कल्याणकारी भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी इसकी विशेषता है और सामाजिक न्याय पर भी ये ध्यान देता है। लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन जो है किसका है, जो इसका है, जो मार्क्सिस्ट हैं इनका है, ये इनसे संबंधित है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है, समाज की स्थापना किंतु लोकतांत्रिक तरीके से। इस विचारधारा की मान्यता है कि पूंजीवादी राज्य धीरे धीरे समाजवादी राज्य में परिवर्तित हो जाएगा, प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से। प्रजातांत्रिक समाजवाद के विभिन्न रूपों में डेमोक्रेटिक, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, विकासवादी जो है समाजवाद इसी जो है प्रक्रिया का हिस्सा है। कौन कौन से हैं, डेमोक्रेटिक समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद, ये सभी जो है इसी प्रजातांत्रिक समाजवाद के हिस्से हैं। तो ये सब जो है आपका आंसर हो जाएगा। और श्रेणी समाजवाद के जनक आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है, GDH कोल हैं। फेबियन समाजवाद के सिडनी वेब हैं। इस तरह से जो हमने बता रखा है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद के नेहरू जी हैं। आगे ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी सही होगा कि जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ये प्रजातांत्रिक समाजवाद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तत्व नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह कथन किसका है, आज तक से संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एंजल्स, मार्क्स, लेनिन या टाटस्की, किसका है ये कथन। तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि मार्क्स ने अपने राजनीतिक चिंतन और विश्लेषण में क्या किया था कि इतिहास का प्रयोग किया था, यानी कि ऐतिहासिक प्रयोग किया था। और मार्क्स ने क्या किया था, जो मानव इतिहास है, मनुष्य का जो इतिहास है उसको 5 अवस्थाओं में विभाजित किया था। कौन कौन से, आदिम साम्यवाद, कृषि एवं दास, आदिम साम्यवाद, ये पहली है। दूसरी है कृषि एवं दास, तीसरी क्या है, दूसरी कृषि एवं दास हो गई। तीसरी सामंत एवं कृषक हो गया, सामंत एवं कृषक हो गया। और अगर हम चौथे की बात करें तो पूंजीवाद हो गया, जिसमें पूंजीपति और मजदूर आ जाते हैं, पूंजीपति एवं मजदूर आ जाते हैं चौथे में। और पांचवा है साम्यवाद, इसमें जो है पांचवा साम्यवाद है, ये किसकी है, मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग ये इनकी कल्पना है, तो साम्यवाद है। तो ये 5 इसमें जो है विभक्त किया। 4 में जो है ऐतिहासिक, जो इतिहास के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वर्ग जो है निकाले हैं, और 5वां इन्होंने बोला है कि अब साम्यवाद का आगमन होगा, ये बोला है। और इन्होंने इसमें ये बताया है कि आदिम साम्यवाद को छोड़ करके सभी अवस्था में सदैव 2 वर्ग रहे हैं। एक वह वर्ग है जिसका साधनों पर नियंत्रण होता है, उसको प्रभुत्वशाली डोमिनेंट आप बोल सकते हैं। दूसरा पराधीन वर्ग होता है, ऑप्रेस्ड जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो जो है उसके पास साधन के कम होते हैं, वो मजदूर वर्ग होता है, दास वर्ग होता है, ऐसे होते हैं। और इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष होता है। मार्क्स के इसी सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत का नाम दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इतिहास, जो ऐतिहासिक मनुष्य का इतिहास है, उससे इन्होंने वहाँ से निकाला है कि हर सिर्फ आदिम साम्यवाद को छोड़ करके हर एक युग में 2 वर्ग रहे हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा ऑप्रेस्ड, ठीक है। और ये कहते हैं जिस तरह आदिम साम्यवाद था उसी तरह अब साम्यवाद आगे भी आएगा, ऐसे इनका मानना है। एंजल्स जो है मार्क्स के
कौन है? साथी, फ्रेंड होते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है मार्क्स के कार्यों में, बराबर के ये भागीदार हैं। लेनिन कौन है? लेनिन ने जो है मार्क्सवाद को व्यवहार रूप में जो है धरातल पर उतारा है और इनको जो है मार्क्सवाद का व्यवहारवादी जनक भी कहा जाता है। ट्राटस्की की बात करें तो ट्राटस्की ने जो है निरंतर क्रांति का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्स ने वकालत की है, किसकी वकालत की है? वर्ग रहित समाज स्थापित करने की, राज्य रहित समाज स्थापित करने की, या जाति रहित समाज स्थापित करने की, या वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज स्थापित करने की। तो मार्क्स ने वकालत की है कि वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज स्थापित करने की। और इन्होंने ये बताया है कि जब साम्यवाद की स्थापना, सर्वहारा की क्रांति होगी और जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तो वहाँ पर क्या है, सभी पूंजीपति का जो है दमन हो जाएगा और जब पूंजीपति नहीं होंगे तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जब वहाँ पर क्या होगा, जब एक ही तरह के लोग बचेंगे, यानी कि सिर्फ सर्वहारा लोग बचेंगे, तो वहाँ पर कोई वर्ग, दूसरा वर्ग भी नहीं होगा, सिर्फ सर्वहारा वर्ग ही होगा। तो जब दूसरा वर्ग नहीं होगा तो जब एक ही वर्ग होगा समाज में तो वर्ग रहित समाज हो जाएगा, और जब राज्य की आवश्यकता नहीं होगी तो राज्य रहित समाज हो जाएगा। तो मार्क्स ने जो है वकालत की है किसकी? वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज की इन्होंने वकालत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सा है? ए है 1688 की शानदार क्रांति। शानदार क्रांति नहीं होगी, यहाँ रक्तहीन क्रांति होगी। 1688 की रक्तहीन क्रांति। अगला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला है 1776 की अमेरिका की स्वतंत्रता की उद्घोषणा, या 1917 की रूसी क्रांति। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो 1917 की रूसी क्रांति है यही घटना जो है समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण इसको जो माना जाता है, 1917 की रूसी क्रांति जो है इसको माना जाता है महत्वपूर्ण। जबकि जो 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति ये है, अगर हम बात करें 1688 की जो है रक्तहीन क्रांति कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है, इंग्लैंड में होती है। और 1789 की जो ये क्रांति होती है फ्रांसीसी, ये फ्रांस में होती है, फ्रांसीसी क्रांति इसको बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। इसमें कौन कौन से 3 शब्द होते हैं? जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी बातें इसमें की गई थी इस क्रांति में। और जो है स्वतंत्रता जैसे जो अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, इन अधिकारों पर इसमें जोर दिया गया था। और इसमें जो है लुई 16वें को जो है फांसी भी दी गई थी। तो आगे हम बात करेंगे जो है 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। इसमें ये नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, या प्रतिनिधान बिना कराधान नहीं। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये इसका जो है नारा था। और इसमें जो है प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। और अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा की बात कब? 1776 में की गई थी। जबकि 1917 जो है ये रूसी क्रांति इसमें होती है। और ये रूसी क्रांति मार्क्स के सर्वहारा का प्रयोग धरातल पर प्रथम महत्वपूर्ण कदम थी। जो मार्क्स के विचार थे सर्वहारा से संबंधित, ये इसका जो है प्रयोग था, एक प्रकार से प्रथम प्रयोग था, और जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ था। इसलिए समाजवाद के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? रूसी क्रांति का, जो कि 1917 में। और ये रूसी क्रांति किसके द्वारा लाई गई थी? तो लेनिन के द्वारा ये क्रांति जो है लाई गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर क्या है, इसका फ्रांसीसी क्रांति का हमने बता दिया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। इंग्लैंड में जो है इसमें क्या हुआ था, ये रक्तहीन क्रांति थी। और अमेरिका में क्या था, कराधान, जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये इसका नारा था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन किसका है? समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया है क्योंकि प्रत्येक इसको पहन सकता है। लास्की, जोर्ड, मार्क्स या गांधी? तो ये जो है जोर्ड महोदय ने कहा है। ये इसको यहाँ पर हम अगर हम जो है थोड़ा सा सेंटेंस से
इसको लर्न करने की एक विधि है थोड़ा सा, टोप। टोपी को अगर हम टोप कह देते हैं तो टोप और जोट थोड़ा सा सिमिलैरिटी यहाँ से आ रही है, तो इसको जो है राइम जैसा बन रहा, टोप जोट, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बन रहा है, याद करने के लिए हम कह सकते हैं। तो समाजवाद उस टोप के समान है, तो टोप और जोट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे आए कि समाजवाद उस टोप के बाद समान है जिसको हर कोई धारण कर सकता है, तो आप उसको जोट से रिलेट कर दें तुरंत। तो इसको जो है ये कथन जोट द्वारा दिया गया है। ये इस तरह से जो छोटी छोटी ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो आपको चीज़ें जो हैं याद करने में आसानी होंगी। अच्छा, ऐसा बोला क्यों गया है? क्योंकि समाजवाद के अनेक रूप समय समय पर अस्तित्व में आए हैं। जैसे काल्पनिक समाजवाद, तो काल्पनिक समाजवाद आया, चलो देख ही लेते हैं थोड़ा सा, वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है लेकिन ज़रूरी है। काल्पनिक समाजवाद जो है ये समाजवाद, इसके समर्थक की बात करें तो रॉबर्ट ओवन और कौन है, साइमन हो गए, जैसे कि इसके जो हैं रॉबर्ट ओवन हो गए, साइमन हो गए, फोरिया हो गए, ये सभी इसके समर्थक हैं। साइमन, फोरिया, ये सभी इसके समर्थक हैं। फिर आता है वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्स, लेनिन, माओ, ये सब होते हैं। मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, आप जानते ही हैं। तो फिर आता है नंबर 2 पर वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स इसके जनक माने जाते हैं, लेनिन, माओ, ये सभी इसके जो हैं समर्थक हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं श्रेणी समाजवाद आता है। तो श्रेणी समाजवाद, GDH कोल, श्रेणी समाजवाद, तो ये जो है इसके हैं, कौन है, कोल महोदय इसके जो हैं जनक माने जाते हैं। और समर्थक में हॉब्सन हो जाएंगे, हॉब्सन इसके समर्थक में आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फेबियन समाजवाद, लास्की, सिडनी वेब, नेहरू, ये सब फेबियन समाजवाद के समर्थक माने जाते हैं। तो फेबियन समाजवाद के सिडनी वेब जनक है, और तो जो है वेब और नेहरू समर्थक, वेब तो हो जाएंगे जनक, नेहरू समर्थक हो जाएंगे इसके, और लास्की भी इसके समर्थक हो जाएंगे। ठीक है, लास्की इसके समर्थक हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है समाजवाद से हैं। तो इसी संदर्भ में जोट ने समाजवाद को टोपी की तरह कहा है कि ये ऐसी टोपी है जिसको हर कोई धारण कर लेता है, और इसके बहुत सारे मतलब इसको कोई भी पहन सकता है। तो टोप और जोट, यहाँ टोपी को टोप कर दीजिए और जोट से रिलेट कर दीजिए, ये सेंटेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। लास्की कौन है? लास्की जो हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गांधी जी की बात करें तो ट्रस्टीशिप जो है का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या दास कैपिटल में, या पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है, अब तक के वर्तमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा निकल के आ रहा, आंसर बी है ना। इस सेंटेंस के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। और इनका कहना है मार्क्स का कि वर्ग संघर्ष मानव इतिहास की प्रेरक शक्ति रहा है। पूंजीवादी समाजों में वर्ग भेद अधिक स्पष्ट और वर्ग चेतना अधिक मुखर है। और जबकि अगर हम दास कैपिटल की बात करें तो दास कैपिटल में क्या है, सरप्लस वैल्यू जो होती है, यानी कि अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू या इसको अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को इसमें जो है बात की गई है। और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में साम्यवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है, साम्यवाद, कैसे कैसे साम्यवाद लाया जाएगा और साम्यवाद का रूपरेखा कैसी होगी, ये इसमें जो है बताया गया है। और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम देख लेते हैं, इनकी काफ़ी फेमस बुक है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है।
और इसमें इन्होंने क्या किया है, बताया गया है कि सर्वहारा के अधिनायकवादी सिद्धांत की बात की है। तो ये सारी बातें हैं। और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये पुस्तक लिखी गई है, किसके उत्तर में लिखी गई है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी एक बुक है, जो है प्रूदो की है ये शायद। तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इस पुस्तक के प्रत्युत्तर में जो है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी गई है मार्क्स के द्वारा। और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये प्रूदो, आई थिंक प्रूदो के द्वारा ये लिखी गई है। आप इसको एक बार कंफर्म कर लें, पर ये प्रूदो के द्वारा ही फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी गई, उसके प्रत्युत्तर में पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी गई है मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और सभी बुक को हमने बता दिया कि किसमें क्या क्या बातें की गई हैं और इससे रिलेटेड जो है चीज़ें वहाँ पर आती हैं, क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। दास कैपिटल में अधिशेष मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू, जो अधिक वैल्यू मुनाफा होता है उसमें दास जो है मजदूरों को भाग नहीं लगता है, दिया नहीं जाता है, उस पर बात की गई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष की बात की गई है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है? ग्रोशियस ने, बोदा ने, ऑस्टिन ने या लॉक ने? तो अभी हमने ऊपर भी इस पर चर्चा की थी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, लेकिन लगभग जो है सब्जेक्ट टॉपिक यही था। तो संप्रभुता को जो है दैवी कानून, पारंपरिक कानून, प्राकृतिक कानून तथा अन्य ऐसे ही अनेक बंधनों से मुक्त कर ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की परिभाषा देते हुए ये कहा था कि प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता है, यानी कि वो किसी की आज्ञा के मानने का जो है हैबिचुअल नहीं होता है, आदी नहीं होता है। तो ये जो है ऑस्टिन ने इसको जो है सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप दिया था यहाँ पर। और बोदा ने जो है, अगर अभी हमने बात की थी कि बोदा ने पहली बार इस अवधारणा का प्रतिपादन 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक में किया था। ये इनकी पुस्तक है 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक, इसी में इन्होंने पहली बार इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। लॉक की बात करें तो उदारवाद के जनक माने जाते हैं, उदारवाद के जनक ये माने जाते हैं। ठीक है, जनक माने जाते हैं लॉक महोदय। ग्रोशियस की बात करें तो ये बाह्य संप्रभुता या सिंपल लैंग्वेज में बाहरी संप्रभुता के ये क्या है, जनक हैं, संप्रभुता के जनक हैं। आंतरिक की बात करें कि आंतरिक संप्रभुता के जनक कौन है, तो आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर महोदय हैं, गार्नर महोदय हैं। ठीक है, ग्रोशियस बाहरी संप्रभुता के हैं और आंतरिक संप्रभुता के गार्नर महोदय हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार आती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टिन ने अपना जो है ये जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में दिया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधन में है? हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स। किसने कहा है? तो ये जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। रूसो ने इस बात को कहा है। ये फ्रांस के महान अनुबंधवादी जो है विचारक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात कही है कि जो है व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में एक आनंददायक जीवन जीता था, वह सभ्य बर्बर था या आदर्श बर्बर था, ऐसी बात इन्होंने कही है। क्योंकि ये बताते हैं कि निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ था, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ये अवस्था समाप्त हो जाती है। जो आदर्श बर्बर की अवस्था होती है, सभ्य बर्बर की अवस्था होती है, वो समाप्त हो जाती है और निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट वहाँ पर उठ खड़ा होता है। समाज, परिवार, राज्य और कानून के बंधन में जो है व्यक्ति जकड़ जाता है और इसीलिए रूसो ने ये सेंटेंस कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधन में है। ऐसा जो है रूसो ने किस में कहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, उसमें कहा गया है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी में इन्होंने संविधा संबंधी अपना संविधावादी सिद्धांत भी दिया है। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। अभी इन पे मैंने बात कई बार कर ली है, लेकिन बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। और आप वीडियो स्पीड में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करिएगा। जितनी बार आप रिवीजन लेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना जो है चीज़ें फिक्स होंगी और आप जो है नींद में भी आंसर करेंगे। तो मार्क्स क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। साम्यवाद की संकल्पना साम्यवादी समाज की संकल्पना इन्होंने की थी। ठीक है।
हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के जनक, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक माने जाते हैं, और जो बोधा का संप्रभुता संबंधी अवधारणा थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है, और संप्रभु को जो है प्राकृतिक एवं दैवी बंधनों से मुक्त किया है, और संप्रभुता की अवधारणा को और स्पष्ट किया है। उसके बाद ऑस्टिन ने उस पर और ज़्यादा काम किया है। और हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। लॉक की बात करें, उदारवाद के जनक माने जाते हैं, और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना और इनके फैक्ट को देखते हुए चलना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, जो इसमें टाइम देगा, जो इसमें मेहनत करेगा, तो वही सक्सेस होगा। अब आपके लिए टाइम फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, जितना अधिक हो सके पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक है? जवाहरलाल नेहरू, माओ सेतुंग, जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री? तो अगर हम दल विहीन प्रजातंत्र की बात करें तो इसके समर्थक हैं जयप्रकाश नारायण, जो हैं इसके समर्थक माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण दल रहित प्रजातंत्र के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने समाजवादी कार्यक्रम को सर्वोदय के साथ जोड़ा था, और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश ने इसे दल विहीन प्रजातंत्र से जोड़ा था। ठीक है, लेकिन अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये फेबियन समाजवादी थे, अभी भी हमने बात की, और जिनका मूल जोर लोकतांत्रिक प्रणाली में समाजवादी दल के द्वारा क्रमिक परिवर्तन था। और नेहरू जो है लोकतंत्र में दलों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। तो ये दोनों अपोजिट हुए, ये दलों की उपस्थिति मानते थे, जो है दलों को मानते थे, और ये दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते थे। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और माओ सेतुंग की यदि हम बात कर लें तो समाजवादी क्रांति के लिए साम्यवादी दल अनिवार्य माना गया इनके द्वारा। माओ सेतुंग के द्वारा क्या है कि समाजवादी क्रांति के लिए साम्यवादी दल जो है अनिवार्य माना है। उन्होंने निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार जो है निरंतर क्रांति होनी चाहिए, युद्ध के ये समर्थक थे, ऐसे जो है ये सब। और माओ सेतुंग जो सांस्कृतिक क्रांति की भी बात करते हैं। सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा अगर बात की जाए कि ये जो है इसके समर्थक कौन थे, या सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा को कौन लाया, तो ये माओ सेतुंग ये कहते हैं औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि औद्योगिक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का महत्व समझने के लिए सांस्कृतिक क्रांति जरूरी है। जो कि सांस्कृतिक क्रांति क्या है कि ये हमें शिक्षित करती है और सभी औद्योगिक क्रांति को समझने में, उसका महत्व समझने में मदद करती है। ये सारे इसके फैक्ट हो गए। और चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपका हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? संसदीय प्रस्तुतता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। तो बहस मूलक प्रजातंत्र लोगों की जो प्रभावशाली सहभागिता पर जोर देता है, और ये इसकी जो प्रभावशाली सहभागिता बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तथा सत्तावादी लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया में क्या होता है कि निर्वाचन, मताधिकार इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है। प्रक्रियात्मक में कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। जो है एक तो होता है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, दूसरा होता है सत्तावादी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रक्रियात्मक, और दूसरा होता है सत्तावादी। तो प्रक्रियात्मक क्या होता है? ये देता है निर्वाचन, मताधिकार इन सब चीज़ों पर जोर देता है। और जो सत्ताधारी होता है ये इनके साथ साथ मताधिकार, निर्वाचन, इनके साथ साथ तात्विक परिणामों पर, जो परिणाम होते हैं उन पर भी जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को लें और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम है? रॉबर्ट मिशेल्स। जो किसका नाम जो है अल्पतंत्र का लौह नियम, ये एक सिद्धांत है, इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? रॉबर्ट मिशेल्स, मोस्का, मिल्स या लास्की, किसका जुड़ा हुआ है? तो रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार ये जो है
अल्पतंत्र का लौह नियम इन्हीं के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट मिसल्स। और इनके अनुसार ये ऐसा इनका मानना है कि लोग जो है अधिकतर लोग स्वभाव से क्या होते, जड़ होते, आलसी होते, दास प्रवृत्ति के होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं, खास लोग होते हैं, ये अपनी क्षमता, योग्यता, शक्ति, प्रभाव में विशिष्ट होते हैं और जो है सत्ता इन्हीं के हाथ में होती है। और गितानो एवं मोस्का की बात करें, जो है मोस्का, गितानो एवं मोस्का, है ना, इनकी अगर हम बात करें तो इनके द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रथम बार विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है ना, विशिष्ट वर्गवादी गितानो एवं मोस्का के द्वारा विशिष्ट वर्गवादी जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज के मुख्य निर्णय लेता है। ये सब बातें हो गई। लास्की की बात करें तो लास्की बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, जिसके अनुसार समाज में शक्ति अनेक छोटे छोटे समूहों के बीच बटी होती है। तो ये सारी बातें हो गई। आगे हम देखेंगे, अब ऑप्शन जो है हमने दे दिया, यस, रॉबर्ट मिसल्स जो हैं अल्पतंत्र लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? पेरेटो ने, मोस्का ने, गैसेट ने या मिसल्स ने किसने दी है? तो यदि हम बात करें कि जनमानस की अवधारणा किसने दी है, तो मिसल्स जो हैं, मिसल्स ने क्या किया है कि जो ये समाज को इन्होंने दो भागों में बांटा है, विशिष्ट वर्ग तथा जनसामान्य या जनमानस। कौन कौन से? तो ये विशिष्ट और जनसामान्य या जनमानस कह लें, जनसामान्य, जिसको आप मास भी कह सकते हैं, मास, ठीक है। इन दो भागों में समाज को बांटा है और ये जो है कहते हैं कि विशिष्ट वर्ग मतलब जो क्या कहते हैं कि जो ये जनसामान्य वर्ग है ये सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है। और उसके अनुसार जो है ये क्या है कि जो विशिष्ट वर्ग होता है ये जो है इसके पास अपनी कुछ खास जो है स्किल्स होती हैं और क्षमता, योग्यता, शक्ति, प्रभाव, ये सब चीज़ें होते हैं। तो इनके अनुसार इसी स्किल्स के चलते ये जो है सत्ता पर इनका ही जो विशिष्ट वर्ग होता है इन्हीं का ज़्यादातर अधिकार होता है, यानी कि सत्ता जो डिसीजन मेकिंग काम होते हैं इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। और अगर हम अन्य विशिष्ट वर्गीय विचारकों में बात करें तो मोस्का हैं, जिन्होंने द रूलिंग क्लास में, इनकी पुस्तक मोस्का की क्या है, द रूलिंग क्लास इनकी पुस्तक है, द रूलिंग क्लास, ये इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने विशिष्ट वर्ग के सामाजिक गुणों पर विशेष जोर दिया है। और अन्य विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकारों में क्या कौन कौन आ जाएंगे? गैसेट, बर्नहम, मिल्स, लासवेल, ये आ जाएंगे। तो अगर हम अन्य विशिष्ट वर्गवादी जो है विचारकों की बात करें, विचारकों की, समर्थकों की बात करें तो आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएंगे? गैसेट, बर्नहम, इसमें आ जाएंगे, गैसेट आ जाएंगे, बर्नहम आ जाएंगे, मिल्स आ जाएंगे और लासवेल आ जाएंगे। मिल्स और लासवेल ये सभी आ जाएंगे। तो मोस्का ने द रूलिंग क्लास में क्या किया है कि जो ये विशिष्ट वर्गवादी हैं इनके जो गुण हैं इस पर जो है इन्होंने विशेष जोर दिया है। ये भी विशिष्ट वर्गवादी हो गए और गैसेट भी विशिष्ट वर्गवादी हो गए और जो है अन्य विशिष्ट वर्गवादी ये हो गए। और जनमानस की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है मिसल्स महोदय ने दी है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन गलत लिखे हैं, डी कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं सी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मिसल्स सही हो जाएगा। मिसल्स ने है समाज को विशिष्ट एवं जनसामान्य दो पार्ट में किया है। विशिष्ट वर्ग में खास गुण होते हैं और जनमानस जो है उदासीन होता है, सुस्त होता है और दास प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुंडावाद के साथ जोड़ा है? तो पेरेटो ने, लास्की ने, रॉबर्ट डाहल ने, C.W. मिल्स ने, किसने जो है जोड़ा है? यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। C.W. मिल्स ने
शक्ति अभिजन की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार समाज में एक खास वर्ग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर क्या है, पेरेटो भी जो है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार हैं, जिसके अनुसार इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। इनका क्या है, इतिहास कथन है इनका, इतिहास कुलीन, जो कुलीन तंत्रों की, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये इनका कथन है। और इन्होंने जो है जो विशिष्ट वर्ग की मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक योग्यताओं पर जोर दिया है पेरेटो ने। रॉबर्ट डाहल की बात करें तो रॉबर्ट डाहल ने जो पोलार्की है इनकी पुस्तक, जो उसी में कुछ अपने इन्होंने विचार दिए हैं, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति विभिन्न दबावों का केंद्र बिंदु होती है। ये ऐसा मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक राजनीति होती है ये विभिन्न दबावों का केंद्र बिंदु होती है। और अगर हम लास्की की बात करें तो लास्की क्या हैं, ये बहुलवादी विचारक हैं जो राज्य की एकाधिकारी सत्ता से इनकार करते हैं, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। राज्य के अन्य संगठनों के समकक्ष मानते हैं, किसको, राज्य को। राज्य को क्या कहते हैं कि समाज के जो अन्य संगठन हैं उनके समकक्ष मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने बात कर ली। रॉबर्ट डाहल की बात कर ली, पोलार्की की अवधारणा इन्होंने दी है, और लास्की की बात कर ली है हमने, ये बहुलवादी हैं और सत्ता का केंद्रीकरण से ये इनकार करते हैं। पेरेटो की बात कर ली तो ये भी जो है विशिष्ट वर्गवादी हैं, इतिहास के कुलीन तंत्रों को कब्रगाह मानते हैं। C.W. मिल्स की बात कर ली, जिन्होंने राजनीति को गुंडावाद के साथ जोड़ा है। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अहस्तक्षेप की नीति, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या। तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। शामिल क्या नहीं है, अहस्तक्षेप की नीति या लेसेस फेयर, इसको लेसेस फेयर का सिद्धांत भी बोलते हैं, लेसेस फेयर का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एडम स्मिथ के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। किसमें दिया गया है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो है बातें, ये हस्तक्षेप की जो नीति की बात करें ये उदारवाद से संबंधित है ना, उदारवाद से संबंधित है। ठीक है, और जबकि ये तीनों अन्य, ये मार्क्सवाद से संबंधित है, या आप कह सकते हैं समाजवाद साम्यवाद से संबंधित है। आगे देखेंगे हम, ऑप्शन आपका दे दिया या नहीं, यस दे दिया है मैंने। आगे देखेंगे, दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग, समाज के प्रत्येक वर्ग, केवल अपने ही सदस्यों की या सरकारी कर्मचारियों की। तो जो दबाव समूह होते हैं ये केवल अपने ही सदस्यों के लिए कार्य करते हैं। ये सरकार पर प्रेशर बनाकर अपने सदस्यों के जो हित होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। लेकिन ये इनका जो होता है कि ये चुनाव में कभी भाग नहीं लेते, यानी कि चुनाव नहीं लड़ते, यानी कि सत्ता पाने के लिए ये कभी जो है सत्ता पाने के लिए कभी होड़ में नहीं आते, कभी सत्ता पाने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका काम होता है सरकार की नीतियों को प्रभावित करना अपने लोगों के हितों के लिए। और आमंड ने दबाव समूह के 4 प्रकार बताए हैं। आमंड की बात करें, आमंड ने जो है 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार किसके, दबाव समूह के बताए हैं 4 प्रकार। पहला है संस्थागत या सांस्थिक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रदर्शनात्मक। ये अचानक आता है, कोई घटना घटी, लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया और गायब हो गए, इसे अनोमिक बोलते हैं, अनोमिक इंग्लिश में। ठीक है, और असाहचर्य यानी कि नॉन एसोसिएशनल। और चौथा होता है साहचर्य यानी कि एसोसिएशनल। ठीक है, ये होते हैं
ये 4 प्रकार के आमंड के द्वारा जो है दबाव समूह बताए गए हैं। और इसमें अगर हम नॉन एसोसिएशनल की बात करें तो नॉन एसोसिएशनल में आ जाते हैं जाति, धर्म, इन सब से संबंधित जो हैं ये आ जाते हैं, जो कि इसमें आप लोगों के द्वारा जो है व्यक्तियों के द्वारा इसमें बहुत जो है प्रयास नहीं किया जाता है, जबकि ये समाज के द्वारा ही बने होते हैं। यानी कि धर्म, जाति, ये सब क्या है, समाज के द्वारा ऑलरेडी हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा एक धर्म होता है, हमारा एक जात, हम एक कास्ट में लेते हैं। तो इस तरह से जो है नॉन एसोसिएशनल, यानी कि इसमें व्यक्तिगत प्रयास बहुत नहीं होते हैं, समाज के द्वारा जो है निर्धारित चीज़ें होती हैं। साक्षर में संगठन आ जाते हैं, कैसे कि जैसे कि ये कृषक संगठन और ये अलग अलग कैटेगरी के संगठन, ये छात्र संगठन, ये सारे संगठन जो कि मतलब जिसमें अधिकारियों के लिए पद होते हैं, प्रॉपर जो है नॉर्म्स, रूल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये साक्षर संगठन कहलाते हैं। अनौपचारिक में अभी मैंने बताया कि ये अचानक सड़क पर उतरते हैं, कोई घटना होती है, प्रदर्शन करते हैं और गायब हो जाते हैं। सांस्कृतिक मतलब ये जो है संस्थागत होते हैं, इसमें संस्थाओं का जो है गठन करके इसमें काम किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो है दबाव समूह की बात की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो जो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं, क्योंकि सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, जीवन स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार नागरिक अधिकार है। तो ये तीनों जो हैं नागरिक अधिकार हैं और ये क्या है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि लोगों की राज्य में बड़े से बड़ा सार्वजनिक पद प्राप्त करने के मार्ग में कोई बाधा ना हो। इसके लिए उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में खुली भागीदारी करने की छूट प्राप्त हो, जैसे कि चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, है ना, ये सारे अधिकार जो हो जाते हैं। जबकि जो ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये कानूनी अधिकार है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बाकी ये सभी जो है राजनीतिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसी वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? किसे जो है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, बर्नार्ड या FW टेलर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध की उत्पत्ति का श्रेय फ्रेडरिक विंसलो टेलर को है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, या लाला लाजपत राय ने दिया है, या महात्मा गांधी ने दिया है? किसने दिया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। अगस्त मिशन तथा क्रिप्स मिशन की असफलता जो है जापान के भारत के द्वार पर खड़ा होने से भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जो भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन का खेमा था उसमें हलचल मची हुई थी। नेता नहीं चाहते थे भारत का हाल जो है वैसा ही हो जैसा कि पूर्वी एशिया के देशों को जब ब्रिटेन ने छोड़ा तब उसका हाल हुआ था। तो इसी पर जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और ऑपरेशन 0 आवर नाम दिया गया इसको। और गांधी को आगा खां पैलेस में जो कि पूना में था, सरोजिनी नायडू के साथ वहाँ पर किया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में जो है नज़रबंद किया और जेपी को हजारीबाग में बंद रखा गया। तो ये सारी बातें हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर ने जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनका कथन है। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के जो है समर्थक हैं और ये फेबियनवाद के भी समर्थक हैं। लोकतांत्रिक प्रजातंत्र जो है लोकतांत्रिक समाजवाद
या प्रजातांत्रिक समाजवाद के जनक हैं और ये फेबियनवाद के समर्थक हैं। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये लाला लाजपत राय, तो लाल बाल पाल ये गर्मपंथी, एक नर्मपंथी था, एक उग्रपंथी था। दो कांग्रेस के दो तरह के गुट थे। तो ये जो गर्मपंथी या उग्रपंथी दल था उसके समर्थक थे। तो लाल बाल पाल ये इनकी तिकड़ी थी, लाल बाल पाल। तो ये जो है उग्रपंथी या गर्म दल के नेता थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी। सूरत अधिवेशन में, दिल्ली अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में। तो जो उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी थी किसमें? सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता थी ये प्रारंभ में ये 3 अधिवेशन हुए थे। उसके पश्चात से जो क्या हुआ कि कांग्रेस को हमेशा संदेश की दृष्टि से ये देखने लगी थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ये जो कमज़ोर बनाना चाहती थी और कांग्रेस को जो है पतनशील बाबुओं की संस्था जो है कहा गया। और ये औपनिवेशिक जो सत्ता थी यानी कि जो ब्रिटिश थे इसमें फूट डाल करके इसको कमज़ोर करना चाहते थे। और उदारवादी और उग्रवादी ये समझ ही नहीं पाए कि जो उदारवादी हैं ये उग्रवादियों की ढाल बने हुए हैं और जो उग्रवादी हैं इन्हीं की वजह से क्या है, जो ब्रिटिश है वो सारी जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करने पे उन पे प्रेशर आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से क्या थे, समर्थक थे, एक दूसरे के लिए सपोर्टर थे। लेकिन ये समझ ही नहीं पाए और इनके अंदर जो फूट पड़ गई और फूट डालने का काम सूरत अधिवेशन में हुआ। और ये इसमें जो औपनिवेशिक सत्ता का इसमें काफ़ी रोल था। देखेंगे आगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर या राष्ट्र की एकता पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भारतीय संघवाद है ये बल देता है राष्ट्र की एकता पर। अगर हम भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति की बात करें तो ये थोड़ी सी अलग है। हमारे संविधान सभा में प्रचलित संघात्मक प्रतिमान की जगह भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रतिमान अपनाया गया था। जो प्रचलित एक प्रतिमान था उसके जगह पर जो भारतीय स्थितियां थी, भारतीय परिस्थितियां थी उसके अनुकूल प्रतिमान अपनाया गया था, जिसमें कि जो है एकता, राष्ट्र की एकता को प्रमुख स्थान दिया गया था। और इसमें जो है क्या हुआ था कि संघात्मक को लिया गया था लेकिन ये इसमें जो है केंद्र की तरफ ये झुका हुआ है। इसीलिए इसको केसी वीर ने भारतीय प्रणाली को अर्ध संघात्मक तथा एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक प्रणाली माना है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी? तो सी राजगोपालचारी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, किसने जो है दिलवाई थी? स्वतंत्रता के समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ दिलवाई थी। सी राजगोपालचारी माउंटबेटन के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो सी राजगोपालचारी क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे किसके? माउंटबेटन के बाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये सारी बातें हो गई। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने, एस.एन. बनर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, ए.सी. मजूमदार ने। तो ए.सी. मजूमदार ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ए.सी. मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। इसकी जो मुख्य बातें थी, ये मुख्य बातें क्या क्या थी कि इसमें जो है ये कांग्रेस का मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ और इस समझौते के तहत लीग ने स्वराज के कांग्रेसी लक्ष्य को समर्थन दिया था और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन संबंधी आग्रह को स्वीकार कर लिया था। ये समझौते हुए थे। दूसरा, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी तथा गरमपंथी गुटों में पुनः मेल हो गया था और इस अधिवेशन की सफलता में
क्योंकि इसमें दो चीज़ें हुई थी, उधर मुस्लिम लीग ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, इधर गर्मपंथी नरमपंथी जो है मिल गए, तो इसमें महात्मा गांधी और तिलक का प्रमुख योगदान था ऐसा करवाने में। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? CR दास, PR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BS मुंजे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर BS मुंजे ये जो है संबंधित नहीं थे। और स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में होता है, जब 1922 में जो है असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है, उसके बाद इसका गठन होता है। और इसका उद्देश्य होता है कि जो है काउंसिल चुनाव जीतकर सरकार की नीतियों को संसद में बेनकाब करना। तो ये सब इसका जो है उद्देश्य होता है इस पार्टी का। इसमें CR दास, PR दास, मोतीलाल नेहरू और पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल जिसको कहेंगे। तो विट्ठल भाई पटेल जो है इसके मेन सदस्य थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसने प्रांतों के द्वैत शासन का अंत किया, इसने संघीय न्यायालय समाप्त किया, इसने द्विसदन प्रारंभ किए, इसने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ाया। तो कौन सा जो है इसमें संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने संघीय न्यायालय समाप्त नहीं किया था, इसने प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया था। इसने जो है, यदि हम 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में एक बात करें तो इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था और ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक ढीले ढाले संघ की स्थापना का उपबंध था। प्रांतों में क्या किया गया था कि द्वैत शासन को जो है संरक्षित और हस्तांतरित थे, इनको समाप्त कर दिया गया था और जो है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी थी काफ़ी हद तक। और केंद्र में क्या किया था कि द्विसदनीय प्रणाली के साथ प्रांतों की द्वैत शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया था। और कांग्रेस के विरोध के बाद इसका संघ शासन वाला हिस्सा कभी अस्तित्व में नहीं आया। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया था, द्विसदन भी प्रारंभ किए थे, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ाया गया था। ये सारी बातें इसमें थी। ऑप्शन बी जो है इसने संघीय न्यायालय समाप्त किया था, ये नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इसमें ब्रिटिश शासन का अंत किया गया, इसने भारत का विभाजन किया, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त किया, इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया। तो पूछ रहा है नहीं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा, इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है नहीं। यदि हम बात करें इसकी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इनकी कुछ बातें कर लेते हैं। तो 15 मार्च 1946, 15 मार्च 1946 इसमें जो है एटली जो थे वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो एटली सरकार ने भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया था। और 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक वे सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। तो ये 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि जो है जून 48 तक वे सत्ता जो है भारतीयों को हाथ में दे देंगे। और 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ये निर्णायक शक्ति के साथ भारत पहुँचे थे। और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। कब? 3 जून, ये मेन है, 3 जून 1947 को विभाजन, भारत विभाजन की जो है ये बात रखी थी। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया था। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पास कर दिया गया था। ये कुछ खास बातें हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947।
तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है पास किया गया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस अधिनियम में प्रांतों में दोहरे शासन का प्रारंभ किया था। तो क्या हुआ था? दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया था। मेन बातें देख लेते हैं। दोहरा शासन प्रारंभ किया था और शासन के विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में बांटा गया था, यानी कि कुछ विषय केंद्रीय थे, कुछ प्रांतों को दिए गए थे। और केंद्रीय सूची में रक्षा, विदेशी मामले, टंकण, मुद्रा ये सब आए थे। तो अगर हम केंद्रीय विषयों की बात करें तो इसमें आए थे रक्षा, विदेशी मामले, टंकण, मुद्रा, ये सब जो है केंद्रीय सब्जेक्ट थे। और अगर हम प्रांत की बात करें तो जो है प्रांतों में प्रांतों को भी कुछ विषय दिए गए थे। और प्रांतीय सूची को फिर से दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और जो है दूसरा था आरक्षित। तो प्रांतीय को फिर से दो भागों में बांटा गया था। ये सब हस्तांतरित फैक्ट हैं, हस्तांतरित और आरक्षित। तो जो हस्तांतरित विषय थे ये आरक्षित विषय जिनका शासन कार्यकारी पार्षदों द्वारा चलाया जाता था, और जो हस्तांतरित थे ये प्रांत के जो प्रशासन लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। ये सब है। और केंद्र में क्या हुआ? द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई थी और भारत के लिए एक उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी। तो ये इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है इस अधिनियम का वो यही है कि दोहरा शासन किया गया था और विषयों को केंद्र और प्रांत में बांटा गया था। प्रांतीय विषय को अगेन हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया था। जो आरक्षित थे वो जो कार्यकारी परिषद थी उसके पास थे, और जबकि जो हस्तांतरित थे ये जो लोकप्रिय मंत्री थे उनको सौंप दिया गया था। ये बातें हो गई। 1935 का लगभग 75% जो है आज के हमारा संविधान में देखने को मिलता है। जो इसके रूल्स नियम हैं वो आज के संविधान में 75% यहाँ से लिए गए हैं। अगर हम 1919 की बात करें तो इसमें अलग निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की बात इसमें उठाई गई थी। तो मुसलमानों को दिया गया था। तो ये इसकी खास विशेषता है और कई बार ये पूछा जाता है। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसे जो है नाक के दांत का अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम जिस प्रकार का विष बो रहे हैं तो ये भविष्य में काफ़ी भीषण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया? विंसेंट डी गार्डने, हेराल्ड लास्की, मार्क्स, मैक्स वेबर। किसने किया? तो नौकरशाही शब्द की रचना जो है इस नौकरशाही शब्द का प्रयोग विंसेंट डी गार्डने ने सर्वप्रथम किया था। और जो है आगे हम देख लेंगे लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं और इनकी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। मार्क्स की बात करें वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं और साम्यवाद जैसे मतलब साम्यवादी समाज की स्थापना की संकल्पना इन्होंने की थी। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ? राज्यसभा में पेश किया जाता है। ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था क्या था? स्वराज पार्टी जो कि असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद बनाई गई थी, जिसके सदस्य थे सी आर दास, पी आर दास और पटेल और जो है मोतीलाल नेहरू, ये 4 सदस्य इसके मेन थे। तो इन्होंने बनाया था। तो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का इनका उद्देश्य था, या काउंसिलों में प्रवेश करना था, असहयोग आंदोलन को आरंभ करना था, या भारत के लिए नए संविधान की मांग करना था। तो अभी अभी हमने बात की कि जो ये काउंसिलों में चुनाव के द्वारा काउंसिलों में प्रवेश करके जो सरकार की नीतियाँ हैं इनको जो है उजागर करना था कि कैसे ये दोहरी नीतियाँ खेल रहे हैं, और वहाँ पर इनकी नीतियों का विरोध करना इनका उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, देख लेते हैं ये वाला। 39वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की थी? राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
यदि हम बात करें कि किसने जो है, कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है पंचायती राज की स्थापना की थी, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि 1959 में सर्वप्रथम जो राजस्थान का नौगौर है, इसमें पंचायत की शुरुआत की होती है, और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जो पंचायत की शुरुआत करने वाला। और 1993 में जो है इसको जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। कब? 1993 में संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया है। और जो है 73rd संशोधन, जो 73rd संशोधन के द्वारा, ये संशोधन होता कब है? संशोधन होता है 1992 में संशोधन किया जाता है, और 1993 में इसको ये दर्जा मिल जाता है। और इसके लिए जो पंचायती राज के लिए 11वीं सूची भी जोड़ी गई है। तो 11वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है। तो ये सब कुछ मेन फैक्ट है इसके जो कि हमने देखे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है जो कि यहाँ संसद का उच्च सदन है ना। तो 2 साल के बाद होती, 4 साल के बाद होती, 5 साल के बाद होती, या 6 साल के बाद होती, कब होती है? तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की संसद होगी, और भारतीय संसद जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है, और फिर इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है संविधान में। कुछ इसी प्रकार का प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के द्वितीय सदन के लिए भी किया गया है ना। तो यहाँ 2 साल के बाद ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे फैक्ट जो भी आपके लिए न्यू होंगे वो आपने नोट किए होंगे, शॉर्ट नोट्स वहाँ पर बनाए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ में मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और यदि आपको रियल में ये यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। यही सक्सेस की कुंजी है। लगातार, निरंतर, बिना रुके, बिना थके आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।